हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मौलिक अधिकार को आगे बढ़ा रहे थे, तो मौलिक अधिकार को पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 23 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज चलिए हम लोग पार्ट 3 को ले चलते हैं। आज मौलिक अधिकार का पार्ट 3 को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे नए हैं और मेरे प्यारे साथियों जो भी इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, साथ दीजिए और अपने इस परिवार को जीएससी एकेडमी को आगे ले चलिए, आगे बढ़ाइए। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो चलिए, आप जितना प्यार दीजिएगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपको न लेते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 3। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार में क्या तीसरा अधिकार क्या है आपके पास, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कितना से कितना तक है, आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछ लेगा कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना से कितना तक है, बोलिए। तो आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक है। आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक है, याद रखिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 23 देखते हैं। तो पिछला क्लास में आपने देखा होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था, जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से सवाल बनती थी, तो हम बोल के बताते थे और उस पर स्टार लगा दिए थे भी कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर स्टार लगा लीजिएगा। हम स्टार लगा दिए थे, नोट में अपना स्टार लगा लीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। बिल्कुल लिखा हुआ नोट आपको दे रहे हैं, इससे नोट बनाने में आपको आसानी होगा। तो चलिए आर्टिकल हम लोग देखते हैं। आर्टिकल नंबर क्या है, 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार, बाल श्रम तथा बेगार प्रथा का अंत किया गया है। देखिए सिंपल से याद रखिएगा, अगर पूछे बेगार प्रथा, बाल श्रम किस अनुच्छेद के तहत है, डायरेक्ट पूछेगा कि बाल श्रम किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल कितने के तहत है, आर्टिकल 23 के तहत क्या है आपका, बाल श्रम है या बेगार प्रथा। आप पहले देखते होंगे, बुजुर्गों को देखते होंगे, पहले हमारे जो पूर्वजों थे कि राजा महाराजा जो होते थे, जो जमींदार होते थे, उनके यहाँ क्या करते थे, हम लोग जो पिताजी बाप दादा जो क्या करते उनके यहाँ जा कर के काम करते थे, और लेकिन उसके बदले मजदूरी नहीं दिया जाता था, मजदूरी कम दिया जाता था, मतलब बेगार प्रथा था। जाकर उनके यहाँ बेगारी कीजिए और कोई पैसा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, उसी को बोलते हैं बेगार प्रथा। समझ में आ गया। श्रम, बाल श्रम समझेंगे कि बच्चों से काम करवाया जाता है, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार मतलब मानव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे जो उच्च कास्ट के जो लोग हैं, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, मतलब उनसे बातचीत ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे तरीक़ा से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, शिष्टाचार की बातें नहीं करती है, तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, मानव दुर्व्यवहार। समझ में आ गया बातों को, इसको क्या कहते हैं, मानव दुर्व्यवहार। बाल श्रम में समझ में आ गया, मतलब कि छोटे बच्चों से काम करवाना। जैसे देखते हैं छोटे बच्चों को होटलों में वगैरह में प्लेट साफ करने के लिए, कारखानाओं में काम में लगा दिया जाता है, तो ये बाल श्रम होता है। क्लियर हो गया बाल श्रम। बेगार प्रथा आपको समझा ही दिए बेगार प्रथा क्या होती है। तो चलिए, तो आपको अगर आर्टिकल 23 पूछे तो क्लियर हो गया आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 में 3 बातों को याद रखिएगा। मानव दुर्व्यवहार अगर पूछे तो आर्टिकल नंबर 23 ठीक है, और अगर बोले बाल श्रम तो आर्टिकल 23, फिर बेगार प्रथा आर्टिकल 23। इसमें 3 बातों को आपको कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है। इन तीनों बातों में से कोई भी एक सवाल आपको आ जाए तो आर्टिकल 23 को आप एक बार जरूर याद कीजिएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे बार बार मैं विनती करता हूँ कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस भाई को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम लोग, फिर समझा देंगे इसको तोड़कर शॉर्ट में। कहता है इस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्यों जैसे खानों, ठीक है, अथवा कारखानों नियोजित न करने का प्रावधान किया गया है। देखिए अभी इसके जस्ट ऊपर क्या पढ़े हैं बच्चा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट ऊपर क्या पढ़े मेरे प्यारे साथियों मित्रों कि आर्टिकल 23 में क्या था, आर्टिकल 23 में क्या था, बाल श्रम के बारे में था।
बेगार प्रथा था, मानव दुर्व्यवहार था, तो आर्टिकल 23 में था। तो बाल श्रम कितना से कितना के नीचे बच्चा रहेगा तो बाल श्रम है। तो 14 वर्ष से कम के नीचे का अगर बच्चा रहेगा तो क्या है, बाल श्रम है। ठीक है, छोटे बच्चे से काम करवाना नहीं है, चाहे वो माता पिता ही ने क्यों ना काम करवाए, तो बाल श्रम में गिनती आती है। छोटे बच्चों, सरकार प्रावधान क्या किया गया है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को क्या सरकार निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो आप उसको से आप काम क्यों करवाइएगा, जब सरकार ही 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। किस आर्टिकल के तहत, चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आर्टिकल कितना के तहत, आर्टिकल 21 के तहत वर्णित है। और किस संशोधन में एक लागू किया गया था, बताइए, पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताइएगा। तो 2002 में हुआ था, 2002 में। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। दिमाग में आ गया, रिपीट कर दिए हम, क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। बाल श्रम, तो आपको जहां बाल श्रम का अगर बहुत पूछे तो आर्टिकल नंबर कितना, 23 को याद करना है। अगर 14 वर्ष से कम के बच्चों को अगर काम करवाई जा रही है खानों में, या जोखिम भरे जो भी काम करवाया जा रहा है 14 साल से बच्चों को, वो कहाँ, आर्टिकल नंबर 24 में वर्णित है। अगर बोले बाल श्रम खाली पूछे तो आपका आंसर देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अब सवाल एग्जाम में आ जाएगा, तो हम कैसे जानेंगे कि आर्टिकल 23 का है कि आर्टिकल 24 का है। तो अगर बाल श्रम आ जाए, खाली बेगार प्रथा आ जाए, तो आर्टिकल 23 लगाना है आपको आंसर। अगर आपको आ जाए कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगाए जाते किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल नंबर 24 आपका हो जाएगा। जैसे में खान हो गया, कोयला का खान हो गया, किसी प्रकार का खान हो गया, ठीक है, जैसे कारखानाओं हो गया, फैक्ट्री हो गया, ठीक है ना, कंपनी हो गया, बड़े बड़े स्टील प्लांट हो गया, लोहा प्लांट हो गया, इस तरह कंपनी में क्या हो गया, जोखिम भरे कार्य को करवाता है अगर 14 वर्ष से कम के बच्चों को, तो आर्टिकल 24 की तरह उसे याचिका दर्ज हो सकती है। क्लियर हो गया, तो आपको समझ में आएगा शोषण के विरुद्ध। कहने में लग रहा है कि शोषण अत्याचार हो रहा है, शोषण मतलब क्या, अत्याचार हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर के 24। 23 में क्या था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, याद दम कर लीजिए, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि आर्टिकल 23 सीधा बाल श्रम क्या है, बाल श्रम, मानव दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम बच्चों को या कम उम्र के बच्चों को कारखानाओं में या जोखिम भरे कार्यों में अगर लगाता है कोई, तो आर्टिकल 24 के तहत क्या हो सकती है, आर्टिकल 24 को याद कीजिएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास है, अब अगला अधिकार आपके पास आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए हमारा देश जो है भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा है, आपका धर्म कैसा भारत में है, तो धर्मनिरपेक्ष। यहाँ सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान नज़रियों से देखा जाता है भारत में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का रहने वाले हो। हमारे के यहाँ अगर ईद में छुट्टी मिलती है तो दशहरा में भी छुट्टी मिलती है, हमारे के यहाँ क्रिसमस में भी छुट्टी मिलती है। क्लियर, तो हमारे के यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से दिया जाता है, ना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है, धर्म निरपेक्ष देश है, किसी के धर्म को पर टिप्पणी नहीं करती है। हमारे के यहाँ अगर दशहरा में छुट्टी हुआ है तो ईद में भी छुट्टी होगा, क्रिश्चियन में भी छुट्टी मिलेगा। तो वही धर्म क्या आपके पास, आर्टिकल क्या आपके पास, चौथा अधिकार क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो चलिए 25 देखते हैं, देर ना करते हुए आर्टिकल नंबर 25 देखते हैं। एक बार पहले रीड कर देते हैं। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण को तथा अबाध रूप से अपने अपने धर्म को मानने तथा उसका प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसी अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देखिए आर्टिकल अगर 25 पूछे आपसे तो धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म को अपने मान सकते, जो भी धर्म को मानते हैं। देखिए आप कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण को तथा अबाध रूप से अपने अपने धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं और पूर्ण रूप से मान सकते हैं, उसको मानने का आपको स्वतंत्रता है। आपको संविधान में कह दिया गया है, आर्टिकल 25 के तहत कर दिया गया है। और इसी में यह भी कह दिया गया है कि जो सिखों हैं उनको कृपाण धारण, जो मुरेठा होता है ना, कृपाण धारण करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर हो गया।
समझ में आ गया? इतनी बात तो दिमाग में छप गई होगी। तो फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ मैं। आर्टिकल 25 क्या है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को आप स्वतंत्र रूप से वह मान सकता है और उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आर्टिकल अब 26 चलते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल नंबर 26 देखिएगा। आर्टिकल 26 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्था अथवा संस्थान के निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब कि जो जिस धर्म का है उस धर्म का अपना संस्था बना सकता है, ठीक है, अथवा संस्था का निर्माण स्वतंत्र रूप से कर सकता है। हिंदू है तो अपना मंदिर बना सकता है, अगर मुस्लिम है तो अपना मस्जिद बनाने का स्वतंत्रता है। तो जो जिस धर्म में है उस धर्म में अपना संस्था बनाने का उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो पूछेगा यहाँ सवाल, सर कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्था अथवा निर्माण करवाने का मतलब कि संरक्षण प्राप्त है। तो आर्टिकल नंबर 26 को याद कीजिएगा बच्चों, आर्टिकल 26 को याद कीजिएगा। क्लियर हो गया? आर्टिकल 6 सॉरी। अब देखिएगा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 27 को देखिएगा। फिर से उसी की तरह मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, इसको फिर से समझा दूंगा तोड़कर छोटी भाषा में। धार्मिक कर न अदा करने का प्रावधान, अर्थात कोई भी व्यक्ति राज्य को किसी भी रूप से धार्मिक कर अदा नहीं करेगा। देखिएगा कह रहा है क्या कि धार्मिक कर न अदा करने का प्रावधान किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति राज्य को किसी भी रूप से धार्मिक कर मतलब कोई भी टैक्स अदा नहीं कर सकता है। मतलब कि जो व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो जिस धर्म का है उस धर्म के हिसाब से अपना टैक्स पे नहीं करेगा कि हम इस धर्म के टैक्स पे करेंगे। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य है कि धर्म के प्रावधान पर कोई भी व्यक्ति राज्य को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, किसी प्रकार का हो, कोई राज्य सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करेगा। क्लियर हो गया आर्टिकल 27? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 28 देखिएगा। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में क्या लिखा हुआ गया है, सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं से किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न देने का अधिकार। देखिए एक लाइन में समझिएगा आर्टिकल 28, उतना रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आर्टिकल 28 एक ही लाइनों का है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्था है उसमें किसी भी विशेष धर्म का शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है, किसी हिंदू को बढ़ावा नहीं देगा, किसी मुस्लिम को बढ़ावा नहीं देगा, कोई भी विशेष धर्म का, ठीक है ना, शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? बात छप गई दिमाग में यहाँ तक कि नहीं समझी? चलिएगा अब आगे आता है अधिकार नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक, मतलब 2 आर्टिकल इसमें वर्णित है। कितने आर्टिकल? 2 आर्टिकल 29 और 30। तो 29 और 30 देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 29 कहता है इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, ठीक है, अपनी भाषा मतलब लिपि, अपनी भाषा लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 विशेष अवलोकनों के लिए है जिनकी भाषाओं कम बोली जाती है अथवा जिनकी लिपियां कम चलती है अथवा जिनकी संस्कृतियां का अस्तित्व खतरे में है। तो देखिए आर्टिकल 29 सीधे बोलती है, एक शब्दों में समझिएगा, कि अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए, बस इतना ही। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो जिस लिपि से आप हैं, जिस भाषा से हैं, उस भाषा को, अपनी संस्कृति को आप बनाए रख सकते हैं। इससे कोई मना आपको नहीं कर सकता। अगर आपसे जबरन कोई करवाता है कि आप अपना लिपि छोड़ दीजिए, अपना भाषा त्याग कीजिए, आप दूसरे भाषा में ग्रहण कीजिए, तो 29 के तहत क्या कर सकते हैं, उस पर याचिका दर्ज हो सकती है। आपको सरकार यह अधिकार दे चुका है कि आप किसी भी जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को अपना सकते हैं। क्लियर? चलिएगा आर्टिकल 30 समझिएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 क्या है? अनुच्छेद 30 कि धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर
आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर परिभाषित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्था खोलने तथा उसे चलाने का अधिकार है। देखिए अब क्या कह रहा है आर्टिकल 29 कि धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर, देखिए चाहे वो धार्मिक आधार पर हो चाहे वो भाषाई आधार पर हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय का है तो उसे अपनी मनपसंद से शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। समझ में आ गया, अल्पसंख्यक समझ में आ गया, जो कम है, ठीक है, धार्मिक रूप से या तो भाषाई रूप से उनकी भाषा कम बोली जाती है तो अल्पसंख्यक हो गए, या धर्म के आधार पर हो उनकी संख्या कम हो तो उस अल्पसंख्यक को क्या कहा गया है कि अपने मन पसंद से शिक्षण संस्था खोलने का उनको अधिकार किया गया है। क्लियर, आर्टिकल 29 क्लियर हो गया और बच गया आर्टिकल नंबर 32 बच गया। आर्टिकल 32 समझिएगा, आर्टिकल 32 हम लोग कल इसको ढंग से पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 आज नहीं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका मौलिक अधिकार सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 31 को तो हटा ही दिया गया है, संपत्ति का अधिकार उसमें वर्णित था, आपको पढ़ा दिए थे कि आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार को वर्णित किया गया था और इसे कहाँ रख दिया, विधि के अधिकार में रख दिया, विधि अधिकार में रख दिया, लीगल राइट में रख दिया गया इसको। और अनुच्छेद कितना में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के क में। और भाग कितना में रखा गया, भाग 12 में रखा गया, भाग 12 में रखा गया। क्लियर, भाग कहाँ रखा गया, 12 में। तो आर्टिकल 31 समझ में आया। कहाँ था 31, पहले आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको कब हटा दिया गया, आपको 44वां संविधान संशोधन में उसको हटा दिया गया संपत्ति को अधिकार को। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ तक दिमाग में छप गया होगा बातों को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों, मेरे मित्रों, जरूर इसको, जो बड़े भाई छोटे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, इस छोटे भाई को मदद करें, सब्सक्राइब करके अपना एक अहम भूमिका निभाएं, इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। तो इसी आपसे नम्र निवेदन हमेशा रहेगा, मैं आपका इस, अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका मैं सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए इसी बात से मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। और बूढ़ों को, बच्चों को और स्त्रियों को सम्मान करें और अपने देश के किसानों को सम्मान करें। तो इसी बातों से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।